नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। मेरा नाम है नील चारण। दोस्तों, अपन एमपीजीके की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। इसके अलावा दोस्तों इनसे संबंधित जो परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विकास किस प्रकार हुआ। विकास की बात देखें दोस्तों तो 1927 में सबसे पहला बांध बनाया गया था सिंचाई के लिए। सबसे पहला बांध बनाया गया था, किस जिले में बनाया गया था? तो मुरैना जिले में ये बांध सबसे पहले बनाया गया था। और ये सबसे पहला उदाहरण क्या है परियोजनाओं सिंचाई के लिए? सबसे पहला उदाहरण भी क्या है? पगारा बांध है। दूसरा दोस्तों 1933 में पलकमती बांध जो है वो रायसेन में बनाया गया था सिंचाई के लिए। और तीसरा 1936 में मुरुम नाला जो कि बालाघाट में, ये क्या है? सिंचाई टैंक बनाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं उनका विकास मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक से कि मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था कैसे है, किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था है। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं तो राज्य में सबसे पहले पहली शताब्दी में चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवाया था। दोस्तों उस टाइम पर, पहली शताब्दी की बात चल रही है कि उस टाइम पर जो चंदेल वंश के राजा थे उन्होंने सबसे पहले सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन जाता है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित विकास के लिए वर्ष 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आएगा सीधा सा कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको सन याद रखना है, 1956 में की गई थी। साथ ही दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसकी जो जल संसाधन विभाग है ये इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो किसके लिए की गई थी? सिंचाई के लिए की गई थी। क्लियर है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो दतिया जिले में होती है। सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में? दतिया जिले में 66.46% क्या होती है? सिंचाई होती है। ठीक है, और आगे दोस्तों इसमें देखते हैं कि सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है। जैसे सर्वाधिक सिंचित जिला तो क्या हो जाएगा? दतिया हो जाएगा। उसी प्रकार सबसे कम सिंचित जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे कम सिंचित जिला हो जाएगा आपके पास डिंडोरी जिला। ठीक है, और कितना परसेंट है? 0.58% यहाँ पर सबसे कम सिंचाई होती है। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल। दोस्तों अगर 2019-20 की बात की जाए तो ये फसल कौन सी है? गेहूं। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गेहूं हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में तवा परियोजना द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। तो दोस्तों आपके जो ब्रीफली जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर होते हैं वो तो अपन ने कर दिए। अब दोस्तों आते हैं अपन मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश में तवा परियोजना के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। तवा परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? तवा नदी पर है। और ये कहाँ पर है नदी? होशंगाबाद में बहती है। क्लियर है। और सबसे लंबा बांध जो कहाँ है वो भी कहाँ पर है? तवा नदी पर ही बनाया गया है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। आगे क्या है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश में 14 बड़ी, 103 मध्यम, 3275 3275 लघु परियोजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में अब 20.40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। क्लियर है, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको बता दी। आगे आते हैं मुख्य टॉपिक के ऊपर दोस्तों। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? चलिए मध्य प्रदेश के सिंचाई के साधन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? कुआं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा की जाती है, मतलब वेल्स के द्वारा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? कुओं के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों इनकी बात की जाए तो आगे देखते हैं इसमें कि नलकूप। अगला साधन कौन सा है? नलकूप। नलकूपों को आधुनिक युग का कुआं भी कहा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि जिलों में मुख्यतः नलकूपों के ही माध्यम से सिंचाई की जाती है। आदि जिलों में मुख्यतः नलकूपों के माध्यम से ही सिंचाई की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जो इंदौर वाला एरिया है, मुख्य रूप से अगर बात की जाए इंदौर जिले की,
ठीक है। तो इंदौर जिलों में भी मुख्य रूप से सिंचाई का जो साधन है वो क्या है, इंदौर जिले में नलकूप है। इंदौर जिले की बात करी जाए तो 88.6% भाग पर जो सिंचाई होती है वो मुख्य रूप से नलकूप के द्वारा ही होती है। आगे देखते हैं नहरों के बारे में दोस्तों। मध्य प्रदेश में कुओं व नलकूपों के पश्चात सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक नहरों का प्रयोग किया जाता है। राज्य में नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई चंबल घाटी क्षेत्र में, मध्य मालवा एवं पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में की जाती है। आपको पता है दोस्तों कि ये मध्य प्रदेश की जो मैप के अंदर ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर क्या होता है कि जो चंबल नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी के कारण यहाँ पर जो नहरें हैं वो चंबल नदी के कारण ज़्यादा विकसित हुई है। इस कारण ये जो सिंचाई है वो चंबल घाटी क्षेत्र में, मध्य मालवा क्षेत्र में, ठीक है, मध्य मालवा क्षेत्र में भी नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा क्षेत्र में भी कुछ हिस्सों में सतपुड़ा क्षेत्र में भी नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई के साधन एवं परियोजनाएं। नहरों की बात अपन ने कर ली थी, लेकिन दोस्तों नहरों की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर कब हुई थी? वेनगंगा नहर थी। सबसे पहली नहर कौन सी थी? वेनगंगा नहर थी, जो क्या थी? मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर थी। ठीक है, 1923 में किस नदी पर? वेनगंगा नदी पर। जैसा कि नाम से लग रहा है कि सन 1923 में ये वेनगंगा नदी पर इस नहर को बनाया गया था। ठीक है, इसकी जो लंबाई थी इस नहर की वो कितनी थी? 35 किलोमीटर इस नहर की लंबाई थी। और इससे जो सिंचाई होनी थी वो मुख्य रूप से किस जिले में होती थी? बालाघाट और जो महाराष्ट्र का जो भंडारा जिला है वहां पर मुख्य रूप से सिंचाई वेनगंगा नहर से कहां पर होनी थी? बालाघाट और भंडारा जिलों में होती थी। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं हलाली नहर। हलाली नहर की अगर बात करें दोस्तों तो हलाली नहर कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। हलाली नहर कहां पर है? विदिशा जिले में है। और ये जो एक दोस्तों एक परियोजना चली थी बेतवा घाटी विकास परियोजना, बेतवा घाटी विकास परियोजना। दोस्तों इस परियोजना के तहत इस हलाली नहर का निर्माण किया गया था। ये नहर की जो लंबाई थी वो 761 किलोमीटर लंबी थी। कितनी किलोमीटर? 761 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण वर्ष 1968 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, इससे मुख्य रूप से ये विदिशा जिले में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है? इससे विदिशा और साथ में रायसेन जिले में भी इससे सिंचाई होती है। चलिए अगली नहर देखते हैं दोस्तों। अगली नहर है आपके पास तवा नहर। दोस्तों अगर तवा नहर की बात की जाए तो तवा नहर के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि ये नहर कहां पर है? होशंगाबाद में। तवा नहर कहां पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, और जहां पर ये तवा नदी है, तवा नदी का एक के साथ संगम होता है। किस नदी का? तवा के साथ में संगम होता है देनवा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बेतवा नहीं है, देनवा नदी। तो देनवा और तवा का जहां संगम होता है वहां पर यह नहर बनाई गई है। और 197 इस पर जो तवा बांध निर्मित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, उस पर 197 किलोमीटर लंबी जो नहर है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों चंबल नहर की बात करते हैं। चंबल नहर आपको पता है किस नदी पर होगी? नाम से ही लग रहा है कि यह नहर किस नदी पर होगी? चंबल नदी पर यह नहर होगी। दोस्तों अगर चंबल नदी की बात की जाए तो राजस्थान में भी इस नहर से सिंचाई होती है। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो उत्तरी जिले हैं, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं जैसे श्योपुर हैं, मुरैना है, इन जिलों में क्या है? मुख्य रूप से चंबल नहर से सिंचाई होती है। दोस्तों ग्वालियर, भिंड, श्योपुर इन जिलों में सिंचाई होती है। इसमें 3000 गांवों की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तालाब की बात की जाए दोस्तों, तालाब के बारे में बता दें कि तालाब का निर्माण आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले किसने करवाया था? खजुराहो में। ये बता रखा है आपको, खजुराहो में चंदेल शासकों के द्वारा सबसे पहले निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं तालाब जोड़ो परियोजना कहां से प्रारंभ की गई? टीकमगढ़ से प्रारंभ की गई है। तालाब जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से प्रारंभ की गई है। तालाबों के द्वारा भी मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है बलराम ताल योजना क्या है? अगर दोस्तों बलराम ताल योजना की बात करी जाए तो ये किसानों के कल्याण के लिए और किसानों को अपने खेत में जो छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करने के लिए, किसानों को अपने स्वयं के खेत में
स्वयं किसानों के खेत में छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करने के प्रोत्साहन के लिए इस उद्देश्य से ये जो बलराम ताल योजना है, ये योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो खेत का पानी है वो खेत में ही तालाबों में स्टोर हो जाए। ठीक है, खेत का पानी खेत में ही तालाबों से स्टोर हो जाए और गर्मी के मौसम में इन्हीं तालाबों के द्वारा खेत में सिंचाई की जा सके। तो ये योजना बलराम ताल योजना थी। इसके बारे में पूछा जाता है, कई बार पूछा क्या जाता है कि ये जो योजना है वो किस विभाग के द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों विभाग का नाम है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा ये योजना कब चालू की गई थी? सन 2007-8 में ये योजना लागू की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है अपने पास कुएं एवं नलकूप की बात की जा रही है। कुएं एवं नलकूपों की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है, मतलब अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा कुएं एवं नलकूपों का? जो मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, ये जो मालवा का पठार वाला क्षेत्र है यहां पर मुख्य रूप से, और साथ में बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों ये सारी टर्मिनोलॉजी से आप अवगत हो चुके होंगे कि मालवा का पठार क्या है, बुंदेलखंड का पठार क्या है, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, विंध्य सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, ये सब क्या है? ये अपन जो मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है, वहां पर अपन पढ़ चुके हैं उस वीडियो के उस क्लास के अंदर। तो दोस्तों आपसे ये है कि अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी एमपीजीके की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजीके वाली क्लासेस देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। प्रदेश में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों ये चारों से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इनको आपको रट लेना है। ये एमटीआर कर सकते हैं आप, मुझे तो रटो। ठीक है, मारो टोटल रट्टा, या फिर आप इसे मेमोरी टिप्स रिकॉल भी बोल सकते हैं। चलिए, प्रदेश में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा हो जाएगा? होशंगाबाद। ठीक है, नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद हो जाएगा। प्रदेश में तालाबों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा हो जाएगा? बालाघाट हो जाएगा। प्रदेश में कुओं से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा हो जाएगा? मंदसौर। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? मंदसौर में होती है, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर है, मध्य भारत का एकमात्र मंदिर। प्रदेश में नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। मैंने आपको इसमें डेटा भी बताया था, कितना हो जाएगा दोस्तों? 88.6%। इंदौर में 88.6% भूमि पर नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। अगर दोस्तों परियोजनाओं की बात करी जाए तो जो चंबल परियोजना है वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, और इस परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? मंदसौर, भिंड और मुरैना। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं कि चंबल नदी कहां से होती है? मंदसौर जिले में भी प्रवाहित होती है। ठीक है, जो मंदसौर जिले से फिर आगे जाकर ये राजस्थान के कोटा जिले में जाती है, और वहां पर क्या है, ये चंबल नदी मुख्य रूप से वहां पर मंदसौर में एक तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध भी आ जाएगा। ठीक है, कोटा में भी फिर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध आ जाएंगे। जवाहर जो रावत बाटा है वहां पर, और कोटा में 2 बांध आ जाएंगे। और भिंड और मुरैना में दोस्तों आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है चंबल नदी, तो 2 जिले ये भी हो जाएंगे, भिंड और मुरैना। चलिए बरगी परियोजना की बात करते हैं। तो बरगी परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और आपको पता है कि नर्मदा नदी जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना इधर होते हुए बहती है, तो यहाँ पर भी ये परियोजना क्या है? मुख्य लाभान्वित जिले ये 4 हो जाएंगे। तवा परियोजना की आपको बता ही रखा है कि तवा परियोजना तवा नदी पर है, और किस जिले में है? होशंगाबाद जिले में है। तवा परियोजना किस जिले में है? होशंगाबाद जिले है। और इस परियोजना से सिंचाई में किस नदी का साथ लिया गया है? किस नदी के संगम पर है दोस्तों? तवा और देनवा नदी के संगम पर है। माता टीला बांध या फिर जिसे राजघाट परियोजना भी कहा जाता है, ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। सीधे से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि माता टीला बांध किस नदी पर है, तो आपको बताना है कि किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ये क्वेश्चन सारे बनते हैं, इनमें से आपको सारे याद रखने हैं। चलिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो हैं वो बेतवा नदी के जो माता टीला बांध है उससे लाभान्वित होते हैं। बाण सागर परियोजना दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है।
रीवा, सीधी, सतना और शहडोल, ये क्या है दोस्तों, इससे लाभान्वित प्रमुख झीलें हैं। पेंच परियोजना की बात की जाए तो पेंच नदी में पर ये परियोजना बनाई गई है। छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले जो हैं मुख्य रूप से इससे लाभान्वित होते हैं। अब दोस्तों पेंच नदी जो है वो पेंच नदी जो है सतना और छिंदवाड़ा सतना नहीं हो जाएगा, सिवनी और छिंदवाड़ा की क्या करती हैं, सीमा बनाती हैं। और इसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से ये नदी गुजरती है, ठीक है। बावनथड़ी परियोजना किस नदी पर है, बावनथड़ी नदी पर, और जिला कौन सा है, लाभान्वित जिला बालाघाट जिला है। चलिए अगली परियोजना देखते हैं दोस्तों, केन परियोजना केन नदी पर है। यहाँ पर दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना भी बनाई गई है, ठीक है। तो केन नदी पर कौन सी परियोजना है, केन परियोजना है। जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन से हो जाएंगे, छतरपुर और पन्ना मुख्य रूप से लाभान्वित जिले हो जाएंगे, ठीक है। हलाली या सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली परियोजना भी कहा जाता है, इसका नया नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना है। किस नदी पर है, तो हलाली नदी पर है, और लाभान्वित जिले हो जाएंगे रायसेन और विदिशा। अपर वेनगंगा या फिर संजय सरोवर बांध या संजय सरोवर परियोजना, ठीक है। तो ये किस नदी पर हो जाएगी, नाम से ही लग रहा है वेनगंगा नदी पर। लाभान्वित जो जिले हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, बालाघाट एवं सिवनी। चलिए थावर परियोजना की बात करते हैं। थावर परियोजना किस नदी पर है, थावर नदी पर है, और जो लाभान्वित जिला है वो मंडला। देजला देवड़ा, नाम दोस्तों कई बार सुना होगा आपने, आपको ये ध्यान रखना है। देजला देवड़ा परियोजना कुंदा नदी पर या कुंद्रा नदी पर है, और किस जिले से लाभान्वित होती है, ये खरगोन जिले लाभान्वित होते हैं। नर्मदा घाटी जो परियोजना है, नर्मदा घाटी विकास परियोजना, वो नर्मदा नदी पर है। मंडला, शहडोल, जबलपुर, धार व इस प्रकार के कई जिले हैं जो जैसे जो दक्षिण मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। जोबट परियोजना की बात की जाए तो जोबट परियोजना है दोस्तों हथनी नदी पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जोबट परियोजना किस नदी पर है और किस जिले में है, तो धार जिले में हथनी नदी पर ये परियोजना है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया है या जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलती रहे टाइम पे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।